हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मोशन इन अ प्लेन के थ्योरी पार्ट 2 कवर करेंगे। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये आज के लेक्चर का इंडेक्स है। तो इसमें सबसे पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम मोशन इन अ प्लेन इसको हम समझेंगे और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक जो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर को, कोई भी सपोज आपको एक वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर को आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में अलग अलग डायरेक्शन में उसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को, जिससे आप एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में अलग, यानी कि उसके कंपोनेंट में अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो अगर हमें कोई भी एक वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया है और अगर हमें उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, अगर हमें उस वेक्टर का देखना है कि उसका कंपोनेंट जो है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे उस वेक्टर्स के उसको अलग अलग कंपोनेंट में हम ब्रेक करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें उसका, उस वेक्टर का कंपोनेंट मिल जाए। तो आप इसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं कि सपोज यहाँ पे जो फिगर गिवन है, तो इसमें आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए। ओके, ये ए वेक्टर आपको गिवन है। तो और ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल में वाई एक्सिस है, और ये है ए वेक्टर। तो अब अगर हमें इस ए वेक्टर को, जो कि ये एक्स वाई प्लेन में है और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पर है। तो अब अगर हम इस इसका जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का अगर हम देखेंगे इसका कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, मींस कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के जो अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम ए एक्स से डिनोट करेंगे, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। और इसका जो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम ए वाई से डिनोट करेंगे, दैट मीन्स कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? दैट मीन्स कि वो होता है इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो इस ए एक्सिस का अगर आप इस ए वेक्टर का आप प्रोजेक्शन देखोगे एक्स एक्सिस में, तो वो कितना होगा? तो आप इसको अगर आप यहाँ पे लेके आओगे तो ये होगा, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाली जो लेंथ होगी वही होता है ए एक्स, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ से अगर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो, और ये वाली लेंथ आप कैसे निकालोगे? कॉस थीटा का यूज करके। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो बेस है वो कितना है? ax है, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है? ये हाइपोटेनियस जो है वो है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स की मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से अगर हम ax निकालेंगे तो ax इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा। किसके अलोंग हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा।
तो अगर हम ए एक्स इस कंपोनेंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप। वैसे ही अगर हम यहाँ पे वैसे ही अब अगर हम यहाँ पे y कंपोनेंट की बात करें, तो y कंपोनेंट के लिए क्या होगा, इस a वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जो इस ये y एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पे जो ये लेंथ आएगी वही क्या होगा, ए वाई, यानी कि कंपोनेंट होगा a का y एक्सिस के अलोंग। तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे का जो एंगल निकल के आएगा वो थीटा होगा। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो ये होगा ये एंगल थीटा होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसलिए जो ए वाई है, ए वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए साइन थीटा। अभी किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ए वाई वेक्टर जो है, यानी कि वाई ए का कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, ए वाई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो उस अगर उस किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर हमें उसका एंगल पता है, अगर वो सपोज थीटा है, तो उस एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए साइन थीटा। तो अब यहाँ से अब हमने इस कंपोनेंट को, इस ए वेक्टर को हमने इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, यानी कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। अब जब हम इस दोनों कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर दें तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो आपको पता है कि जो ए वेक्टर है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड ए कैप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी कि ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, ए एक्स आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग की बात करें तो हो जाएगा ए वाई जे कैप। तो इस ए वेक्टर को हमने यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, और ये दोनों ही कंपोनेंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे ए एक्स क्या है, अगर हम यहाँ पे ए एक्स बोले यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ए कॉस थीटा, और ए वाई यहाँ पे क्या है, ए वाई जो है वो है ए साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वेक्टर ए है वो हर परपेंडिकुलर एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये है ए एक्स, ओके, और यहाँ पे जो है ये कंपोनेंट अगर हम यहाँ से इधर को इस वेक्टर को अगर हम यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा ए वाई, और तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर, तो वो क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा वो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम टेन थीटा निकालें, जो कि थीटा क्या है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वही क्या है, एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा टेन थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई है, और बेस कितना है, ए एक्स है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई
डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अगर हमें किसी भी एक वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करें उसके कंपोनेंट में, तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे हम, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से, और उसका उस वेक्टर का किसी भी उसके कंपोनेंट से जो एंगल है वो कैसे निकाल सकते हैं। सपोज एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से जो है एक वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है जैसे कि एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन में दूसरा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है टाइम मींस की रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन में दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, यानी कि ऑब्जेक्ट बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, जहाँ पे वी बी क्या है, यह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, और ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज हो रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, वी बी ए करके, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। यानी कि इसका मतलब है कि बी की रिलेटिव पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किस कौन से ऑब्जेक्ट के, ए के रिस्पेक्ट में। तो इसको होगा दिस इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब हम यहाँ पे इसके अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि केस 1 में क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से एक है ए और एक है बी, और ये दोनों ऑब्जेक्ट ही क्या हैं, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन में दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी और ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो है वी बी और ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है वो है वी ए। अब यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी कि ये डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी की, तो किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बट यहाँ पे आप देखोगे जो ए है वो बी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वी बी माइनस ऑफ वी ए।
यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, VBA इक्वल टू VB प्लस VA हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगी, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो उन दोनों वेलोसिटीज का सम होगी। अब हम यहाँ पे सेकंड क्विज की बात करते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि एक ए है और बी है, और वो दोनों ही अभी भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलली मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में। अब जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ए भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी वो वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव ही होंगी। तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालें, तो वी बी ए इक्वल टू हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, उनका सम होगी। बट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या होगी, उनका डिफरेंस होगी। अब हम यहाँ पे थर्ड केस को देखेंगे। थर्ड केस है यहाँ पे क्रॉसिंग द रिवर, यानी कि हमको एक रिवर को क्रॉस करना है। तो यहाँ पे एक बैंक से, ये बैंक होता है मीन्स कि रिवर के जो कॉर्नर्स हैं इनको हम बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो एक बैंक से दूसरे अपोजिट बैंक तक रिवर को हम सीधा क्रॉस कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो रिवर को सीधा क्रॉस करने के केस में क्या करना पड़ेगा, स्विमर को रिवर के वाटर वाटर फ्लो के लिए कंपनसेट करना होगा, ताकि जो पाथ है वो रिवर बैंक्स के परपेंडिकुलर हो सके। क्या मतलब है इसका, कि सपोज ये रिवर है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ओके। अब ये दोनों क्या है, बैंक के कॉर्नर्स हैं, एक बैंक ये है, सेकंड बैंक ये है। अब यहाँ पे क्या है, स्विमर है। अब इस स्विमर को यहाँ से यहाँ जाना है, ओके। और वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, ओके। नाउ तो अब स्विमर क्या चाहता है, वो चाहता है, वो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि वो इस एंड पे पहुंचे, ओके। अब यहाँ से इस एंड पे अगर सपोज करो कि एकदम स्टिल वाटर है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं है, तो इस एंड से सीधे परपेंडिकुलर जाने के लिए उसको सीधे ही स्विम करना पड़ता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, स्टिल नहीं है, वो फ्लो कर रहा है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि जब स्विमर यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसमें वाटर की वेलोसिटी भी ऐड होगी, यानी कि उसमें वाटर का जो फ्लो है वो भी इफेक्ट करेगा। तो क्या होगा कि अगर वो इस तरीके से मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो यहाँ से अगर उसको वाटर जो है उस पर फोर्स लगाएगा तो वो इस तरीके यहाँ से सीधा ना जाके वो कुछ इस तरीके से जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि स्विमर जो है वो यहाँ पहुंचे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ से जो है वो इस डायरेक्शन में सपोज थीटा एंगल से उसको स्विम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि अगर वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो जब उसको फोर्स लगाएगा तो वो एक्चुअल में कहाँ पहुंचेगा, वो यहाँ पे पहुंचेगा। तो वो स्टार्ट तो इस डायरेक्शन में करेगा, यानी कि वो स्टार्ट जो है वो इस डायरेक्शन में करेगा, लेकिन जो वाटर का फ्लो है वो उसको कहाँ पहुंचाएगा, यहाँ पहुंचाएगा। तो यहाँ पे है कि सपोज जो है वो स्विमर जो है वो थीटा एंगल पर जो है वो स्विम करना स्टार्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे जो vm है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, मैन की वेलोसिटी। और जो vr है यानी कि vr वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर की वेलोसिटी। बट एक्चुअल में जो पहुंच रहा है यहाँ पे, तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो क्या है, वेलोसिटी, ये जो यहाँ पहुंच रहा है वो किसके इफेक्ट से पहुंच रहा है, वहां पे मैन की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन होगी किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे रिवर का भी इफेक्ट आएगा। तो वो इस एंगल से उसको मूव करना पड़ेगा ताकि जो रिवर की जो वेलोसिटी है, वो रिवर का जो फ्लो है वो उसको इस तरीके से इफेक्ट डाले कि वो कहाँ पहुंचे, वो बी तक पहुंचे। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो, ये तो है वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और यहां से यहां तक जो होगा वो है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब अगर हम यहाँ पे वी एम मीन्स की यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे वी एम यानी कि वी एम स्क्वायर निकालेंगे, ओके, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि वी एम का स्क्वायर इक्वल टू वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, जहाँ पे वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, और वी एम आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वी आर है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की यानी कि ओ ए बी की, तो अब अगर हम यहाँ पे साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, वी आर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वी एम है। और अब अगर हम यहाँ पे वी एम आर स्क्वायर निकालें यहाँ से, इस इक्वेशन से वी एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और फिर वी एम आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो ये हो जाएगा वी एम आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको कितना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। तो क्या होगा, जो रिवर को क्रॉस करने में जो लगा टाइम होगा, जिसकी विड्थ यहाँ पे सपोज रिवर की जो विड्थ है वो डी है, तो फिर डिस्टेंस को रिवर के अक्रॉस जो इफेक्टिव वेलोसिटी है जो कि है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सपोज रिवर की जो विड्थ है वो डी है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा डी डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ वी एम आर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऑब्जर्व स्विमर को जो है इस जो रिवर की जो स्ट्रीम है उसके जस्ट अपोजिट मूव करना होगा, कितने एंगल बना के, थीटा एंगल बना के। और ये जो थीटा एंगल है वो कितना होना चाहिए, साइन थीटा जो है वो होना चाहिए वी आर डिवाइडेड बाई वी एम। और यहाँ पे जो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। और ओ से बी में पहुंचने तक उसको जो टाइम लगेगा वो होगा डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे अब हम फोर्थ केस देखेंगे। अब इस फोर्थ केस में हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब एक स्विमर जो है वो सबसे कम पॉसिबल टाइम में एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए तो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो लेगा, वो कैसे लेगा, वो रिवर बैंक की डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइन ओ ए के अलोंग जो है वो स्विम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, अब उसको चाहिए कि वो एकदम शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचे। तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा
कि यहाँ से यहाँ तक का उसको पता है कि टाइम जो है वो कम लगेगा, बट एक्चुअल में रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में, तो पहुंचेगा तो वो यहाँ पे नहीं, ठीक है, वो ट्राई करेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने की, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, बट जो पहुंचेगा वो कहाँ पे, इस रिवर के फ्लो के कारण वो पहुंचेगा कहाँ पे, वो पहुंचेगा बी पे, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट, अगर हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम चाहिए, तो उसके लिए उसको कहाँ के, उसको एकदम इस बैंक के जो है एकदम परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा, लेकिन जो उसका जो फ्लो हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन में, और कहाँ पे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा बी पे। तो यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, ये जो है कहाँ को मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, यानी कि वो स्टार्ट कर रहा है एक ही पॉइंट की तरफ को, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वेलोसिटी वेक्टर है। अब रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, और वो पहुंच कहाँ पे रहा है, यहाँ पे, किसकी वजह से, रिवर के फ्लो की वजह से। तो ये जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्विमर की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, दैट मीन्स कि VMR जो होगा वो स्विमर की वेलोसिटी VM और रिवर की करंट वेलोसिटी VR का वेक्टर सम होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो टेन थीटा क्या निकल के आएगा, थीटा जो है वो वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये पूछें कि जो एक्चुअल में स्विमर है वो सबसे कम टाइम में कहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कितने थीटा एंगल पे पहुंचेगा, यानी थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे पहुंचेगा, तो वो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस कितना है, AO है, ठीक है। तो AB कितना है यहाँ पे, VR है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो OA है वो कितना है, VM है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन। और अब अगर हम यहाँ पे VMR निकालें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर निकालें, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, VMR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि स्विमर, क्योंकि स्विमर को कितना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। अब क्योंकि स्विमर जो है वो इफेक्टिवली डाउन स्ट्रीम कैरी होगा, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम की तरफ को फ्लो होगा, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितनी होगी, वो होगी OB, ठीक है, जो एक्चुअल जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, OB डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। सो दिस OB डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये जो विड्थ है इसकी ये d है, और सपोज A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ से OB कितना निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, तो रिवर क्रॉस करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, OB है, जो कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, वो क्या लेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो ये जो टाइम है वो टाइम लगेगा स्विमर को O से B तक जाने में। कब, जब वो ट्राई करेगा कि वो एकदम कम टाइम में इस रिवर को क्रॉस कर सके। तो अब अगर हम यहाँ से देखें कि AB इक्वल टू कितना है, x है, तो अगर हमसे टेन थीटा निकालें, सो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे से टेन थीटा इक्वल्स टू हमने अभी यहाँ पे निकाला था VR बाई VM, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन d, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज t।
तो वी आर अपॉन वी एम इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें और या फिर अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें, यानी कि ए से बी तक की जो अगर डिस्टेंस है वो निकालें, ये जो स्विमर है वो जाना तो चाहता था यहाँ, लेकिन पहुंचा यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितने आगे तक वो ट्रेवल कर पाएगा, तो वो होगा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इंटू वी आर डिवाइडेड बाई वी एम। तो यहाँ पे डी क्या है, वी विड्थ है रिवर की, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वी एम इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, वी एम आर जो है इट इज अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, वो होगा टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। और फिर यहाँ पे x इक्वल टू यानी कि जो ए बी है, x इक्वल टू कितना होगा, d इंटू वी आर डिवाइडेड बाई वी एम। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, यानी कि प्लेन में मोशन को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं जिसकी पोजीशन है ए, कब, टाइम t1 पे, और फिर उसकी पोजीशन है b टाइम t2 पे, यानी कि t1 टाइम पे उसकी पोजीशन है a और t2 टाइम पे उसकी पोजीशन है b। और जो उसका पोजीशन वेक्टर है, यानी कि a पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर और b पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2 वेक्टर। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में हमें मोशन को डिस्कस करना है। तो प्लेन में मोशन के लिए हमने सबसे पहले एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब सपोज हमने इसमें यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं, एक पोजीशन ए लिया है, एक पोजीशन बी लिया है। पोजीशन ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है और b का r2 वेक्टर है, ठीक है। अब ए पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट है, सपोज वो x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। अब जब वो b पॉइंट पे पहुंचा तो उस पे उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो सपोज y2 है, ओके। अब अगर हम यहाँ पे ए बी वेक्टर देखेंगे, ठीक है, ए बी वेक्टर जो है वो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर r21 वेक्टर, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो है वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या होगा, ये r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर क्या है, r21 वेक्टर है, तो r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर किसके इक्वल होगा, r2 वेक्टर के इक्वल होगा, किसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यानी कि यहाँ पे पोजीशन ए से बी तक जो वेक्टर डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, r21 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, r21 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया उस ऑब्जेक्ट का जब वो ए से बी पोजीशन में जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब अगर हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला है वो कितना है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, यहाँ पे था t1 टाइम पे, यहाँ पे था t2 टाइम पे, यहाँ पे था, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ गया v इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब सपोज करो हमारे पास एक पार्टिकल है, यानी कि अब हम एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं जो कि 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन में कांस्टेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब जो है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो उस वेक्टर को अगर हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यानी कि वी एक्स क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का, और वी वाई क्या है, कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वी वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि जो पार्टिकल का जो पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे, तो वो जो है वो है आर नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। ठीक है, तो पार्टिकल की जो पोजीशन थी इनिशियली यानी कि टी इज इक्वल्स टू 0 पे, तो वो थी आर नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। अब एट टी टाइम पे यानी कि जब उसने पार्टिकल ने मूव किया, ठीक है, मूव करने के बाद एक टी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, टी टाइम पे हमने अब देखा कि जो उसकी पोजीशन है अब वो हो गई है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, यानी कि इनिशियली जो उसकी पोजीशन थी वो थी आर नॉट वेक्टर, आर नॉट वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। अब जब उसकी फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर जो अब हो गया है वो हो गया है आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं किसके अलोंग, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग फिर वाई एक्सिस के अलोंग, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, अब यहाँ पे जो पार्टिकल है अगर हम सपोज एक्स एक्सिस की बात करें, तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है कि पहले पार्टिकल कहाँ पे था, एक्स नॉट में था। ओके, अब एक्स नॉट से कहाँ पहुंच गया, एक्स में पहुंच गया। ठीक है, और किस वेलोसिटी से, वी एक्स वेलोसिटी से। ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी लग रही है वो वी एक्स है, और कितने टाइम में, टी टाइम में। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देखें कि अगर सपोज हम वी एक्स का फॉर्मूला देखें, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में अगर हम इस फॉर्मूले से देखें, तो वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, और कितने टाइम इंटरवल में, टी टाइम में। तो यहाँ से क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी होगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि x क्या होगी, पोजीशन आफ्टर t टाइम हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी। सिमिलरली अगर हम y के लिए सॉल्व करें, तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा, y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी। तो ये जो इक्वेशंस हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी है v और उसका x कंपोनेंट है वी एक्स और वी वाई, तो t टाइम पे जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब जो उसकी पोजीशन होगी x, वो होगी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, और जो उसकी पोजीशन होगी y आफ्टर टाइम t, वो होगी y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी वाई इंटू टी। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, बट अब जो वो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, एक्सेलरेशन तो है लेकिन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और यहाँ पे ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पता है। अब सपोज करो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू एक्स है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी एक्स है। उसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू वाई है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी वाई है। तो सपोज
जो पार्टिकल है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है, तो कितने टाइम पे? टी टाइम में। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी तो वो हमें पता है कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है उस टाइम पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है वो होती है एक v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को हम दो कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, यानी कि एक x कंपोनेंट के लिए, फिर हम लिखेंगे y कंपोनेंट के लिए। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। अब x कंपोनेंट के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो यहाँ पे वी एक्स क्या है? फाइनल वेलोसिटी along x axis, u axis initial velocity along x axis and ax is the acceleration along x axis. सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस के along देखेंगे तो y एक्सिस के along इक्वेशन होगी vy is equals to uy plus ay/t। तो जहाँ पे vy क्या है? फाइनल वेलोसिटी along y एक्सिस, uy क्या है? इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस और ay is the acceleration along y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर प्लस जो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसके स्क्वायर का अंडर रूट होगी। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई बाई वी जेड। और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? वो कि अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट को दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं तो जो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो जो उसकी जो डायरेक्शन है वो हम थीटा से दिखाएंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। अब सपोज जो पार्टिकल है वो ux उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, vx उसकी फाइनल वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस। अब पहले जो जिस पोजीशन पे था t इज इक्वल्स टू 0 में उसकी पोजीशन थी x नॉट। t टाइम बाद जो उसकी पोजीशन हो गई वो हो गई है x, और वो जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था वो था ax। ठीक है, ये बात थी x एक्सिस के लिए। इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में सपोज जो पार्टिकल है वो पहले y नॉट पोजीशन में था और कहाँ गया? t टाइम बाद y पोजीशन में। उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी uy, फाइनल वेलोसिटी थी vy, और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ay से वो मूव कर रहा था। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं पोजीशन के लिए। पहले x एक्सिस के लिए हम लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये होती है। और वैसे ही y एक्सिस के लिए जो पोजीशन होगी y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? एक तरीके से प्रोजेक्टाइल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम हवा में एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको थ्रो करते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्शन के बाद जो है ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही फ्रीली मूव करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम हवा में एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, और जब प्रोजेक्शन के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो फ्रीली मूव करता है, यानी कि उसमें कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स जो है वो उसमें एक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट द्वारा या फिर इस प्रोजेक्टाइल द्वारा उसका जो मोशन होता है वो जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है कि सपोज करो कि यहाँ पे
ये एक्स वाई प्लेन है। अब हमने यहाँ पे ये ओरिजिन है ओ, यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। किस वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने इसको थ्रो किया, और किस एंगल से? जो कि थीटा एंगल है, कहाँ से? ग्राउंड से। ठीक है, जो ग्राउंड से कितना थीटा एंगल बना रहा है उसकी वेलोसिटी है यू, और हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ वो प्रोजेक्टाइल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने इस ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है u, इसके कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व किया। तो इसको हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ये रिजॉल्व करेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये एंगल है थीटा, तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा। तो यू एक्स कितना हो जाएगा? यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा वो सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिर्फ वही एक्ट कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस के अलावा यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ वर्टिकल लगती है। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है। तो वर्टिकल का मतलब हो गया कि वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग लगेगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 होगा। और वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस ऑफ जी। माइनस जी क्यों? क्योंकि जी जो है वो नीचे को लगता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की होती है, बट हम यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल जो हम थ्रो कर रहे हैं वो ऊपर को थ्रो कर। तो यहाँ पे ए वाई जो हो जाएगा वो क्या होगा? माइनस जी होगा। अब हम यहाँ पे किसी भी टी टाइम पर अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होगी? टी टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो निकलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है। अब ग्रेविटी के अंदर जब इसमें ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो क्या हो जाएगी? ये वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू वाई माइनस जी टी। और यही अगर हम एक्स एक्सिस के लिए लगाएं तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस 0। क्यों 0? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वहां पे 0 है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगी। यानी कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के लिए हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। बट यहाँ पे वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है, यानी कि वाई वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो वेरी करेगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो सेम रहेगा। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट की, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो कहाँ पे पहुंच गया? ए पॉइंट पे पहुंच गया है। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि अब वो इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो दैट मीन्स कि जो वी वाई होगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी अब वो कितनी हो जाएगी? वाई डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, यानी कि वर्टिकल जो वेलोसिटी, अभी ऊपर को नहीं जा पाएगा। ठीक है, जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो इस पॉइंट पे वी वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, और यू वाई कितना है? यू साइन थीटा है, वो पुट करेंगे। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी यू साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू टी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब अगर हम यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल को जो हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं और इसको पूरा वापस ग्राउंड में आने तक जो टाइम लगा है, ठीक है, वो कितना है? उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो ये टोटल टाइम लगा है वो किसके इक्वल होता है, 2t के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में, ओ से ए में जाने में उसको जितना टाइम लगता है, ए से बी आने में उसको सेम उतना ही टाइम लगता है। ओके, तो ओ से ए जाने में उसको टाइम लगा है टी, ए से बी आने में भी उसको टाइम लगा है टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2t। तो टी था u साइन थीटा अपॉन जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है वो वर्टिकल पोजीशन y को हॉरिजॉन्टल पोजीशन x के फंक्शन के रूप में डिस्क्राइब करती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ से होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला देखें, यानी कि इस हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने पर उसने इसकी जो हाइट रही होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये रिप्रेजेंट करती है उसकी हाइट। तो जो भी हाइट उसने कवर की होगी उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज की, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि जो जो प्रोजेक्टाइल द्वारा ग्राउंड पर हिट करने से पहले ट्रेवल की गई टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट होकर जब यहाँ पे आता है, ठीक है, ग्राउंड पे वापस आता है, तो उस समय जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की होगी वही होती है रेंज। यानी कि ये है आपकी रेंज, इसको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर यहाँ पे कितना है, वो है ओ बी। ठीक है, तो ये ओ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा एस जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स तो 0 है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि है यू एक्स इंटू टोटल टाइम कितना है, जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स कितना है, यू एक्स है यू कॉस थीटा, और टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो r इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ अब अगर आपको मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी हो, यानी कि अगर आपने कोई एक प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पे थ्रो किया, ठीक है, यानी कि आपने कोई, यानी कि आपको मैक्सिमम रेंज यानी कि सबसे ज्यादा रेंज, यानी कि कोई भी प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कवर करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी पे और उसके एंगल पे। ठीक है, अब सपोज हमने किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो u है, ठीक है, अब हम देखेंगे उसको किस एंगल पे अगर हम उसको थ्रो करें ताकि जो उसकी रेंज है वो मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि 1। और साइन 1 कब होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यानी कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा जो निकल के आएगा वो कितने निकल के आएगा, 45 डिग्री निकल के आएगा। तो प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी हाईएस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर ग्रेटेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अचीव कब करता है, जब उसको 45 एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल का मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम हाइट h, यानी कि अब हम प्रोजेक्टाइल को हाइट h से जो है वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब ये फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम h हाइट से यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u से हम इसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो इस u से थ्रो करने में ये इस तरीके के पाथ फॉलो करेगा।
अब क्योंकि यहाँ पे जो ये पार्टिकल है इसको हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसको हम किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोजेक्टाइल है वो किसके इन्फ्लुएंस में रहता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है? तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। और एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में लगेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। अब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक्स एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन जो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, वो क्या होगी? y इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u² होगी। अब यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि यहाँ से यहाँ पे तक आने में जितना टाइम लगा है वो t इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड g। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होगा, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यानी कि ये है यहाँ पे ए बी, तो वो होगा r इज इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। अब अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है इस प्रोजेक्टाइल के किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, ठीक है, सो पर्टिकुलर टाइम टी पे जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड होगी वो उसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन अप एंड इंक्लाइन प्लेन, यानी कि अगर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है तो उस पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्लेन से अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब उसके मोशन की यहाँ पे हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जो एक इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ इसको हमने प्रोजेक्ट किया है। तो जो कि और ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये एक हॉरिजॉन्टल, ये एक प्लेन इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और इस ओरिजिन से हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी u से हम इसको थ्रो कर रहे हैं। अब पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है u, उससे हम इसको थ्रो कर रहे हैं। ओके, और पार्टिकल का जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर है। तो जो वर्टिक तो और ये जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब अगर हम इस एक्सेलरेशन को इसके अगर हम कंपोनेंट बनाएं, ठीक है, जो हमारा प्लेन है वो ये है, तो इस प्लेन के अलोंग हमने ले ली एक्स एक्सिस और इसकी जो वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री पे हमने ले ली वाई एक्सिस। और जो जी है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। तो अब इस जी को हमने इसके दो वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो जी के दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक होगा, इसको अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो एक इस तरीके से बनेगा और एक इस तरीके से बनेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा। ठीक है, ये कैसे? ये एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक है, ये एंगल जो है वो अल्फा है, तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो अल्फा होगा। ठीक है, तो एंगल के अलोंग जो कंपोनेंट बनता है वो क्या होता है? कॉस अल्फा होता है और उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? साइन अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए वाई जो होगा, ये वाला जो होगा, ये होगा, ये कंपोनेंट जो होगा वो भी हो, ये क्या हो जाएगा? जी कॉस अल्फा और ए एक्स क्या हो जाएगा? माइनस जी साइन अल्फा।
तो इस केस में जब इंक्लाइन प्लेन हो, उस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस एल्फा। और यहाँ पे जब वो मैक्सिमम हाइट अपनी अचीव करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट जितनी होगी वो h इक्वल टू होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस एल्फा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखें, हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू होगा 2u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, ठीक है। मैक्सिमम रेंज तब होगी जब थीटा जो होगा वो कितना होगा, π/2 माइनस α/2 होगा। तो उस केस में जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2, इसमें r में रेंज में थीटा की वैल्यू r/2 माइनस α/2 अगर हम रखते हैं, तो जो मैक्सिमम रेंज निकल के आएगी उसका फॉर्मूला होता है r max इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन एल्फा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रेंज कब है, जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ को थ्रो कर रहे हैं। तो उस समय जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होगा वो होगी आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन एल्फा। अब जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो आर मैक्सिमम निकल के आएगा वो होगा आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन एल्फा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के लिए अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे है ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे जो है हम प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ को थ्रो कर रहे हैं, और किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। और ये जो वेलोसिटी है यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रोजेक्टाइल है वो अभी भी किसके इन्फ्लुएंस में होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा, जो कि कहाँ को एक्ट करेगा, नीचे की डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। यानी कि जो जी है वो कहाँ को होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब इस जी के जो कंपोनेंट हैं वो हम एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और दूसरा हम वाई एक्सिस के अलोंग इसको रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम ये है इसको हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया, तो देखो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो इस एक्सिस के अलोंग जो होगा वो क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और यहाँ पे इधर को जो एंगल होगा वो होगा साइन अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा, जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा जी साइन अल्फा। तो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है, यानी कि उसको यहाँ से पूरा नीचे आने में जो टाइम लगा है वो होगा t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन जी कॉस एल्फा। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस एल्फा साइन 2 थीटा प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसको हम कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, v1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट ए से, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया है, ठीक है। ये बॉडी है ए, ठीक है, एक बॉडी है, इसको ए पॉइंट से हम v1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर उसी टाइम पे हम एक दूसरी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट से, बी पॉइंट से, किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, ठीक है। और जो पॉइंट बी है वो जो है इस हाईएस्ट पॉइंट से वर्टिकली ब्लो लाई कर रहा है, यानी कि इस हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट वर्टिकली यहाँ पे ये पॉइंट बी है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि
कि अगर ये दोनों बॉडीज को अगर हमें कोलाइड कराना है तो हमें बताना है कि V2 और V1 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे ये दोनों बॉडीज जो हैं, ठीक है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हम दो बॉडीज को एक एक टाइम पे हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसको हम V1 वेलोसिटी से इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसको हम V2 वेलोसिटी से कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे जाएगी तो ये यहाँ पहुंचेगी, और ये जब ये जाएगी तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो ये यहाँ पे क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो हमें ये बताना है कि ये कोलिजन पॉसिबल हो, उसके लिए हम इसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, और V2 को हम जो बी यहाँ पे जो ये बॉडी है बी पॉइंट पे, इसको हम किस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, और फिर हमें बताना है कि उनका रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, यानी कि V2 अपॉन V1 जो है वो कितना होना चाहिए। तो हमें इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, A, B, C एंड D। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो अब दोनों बॉडीज जो हैं वो, एक जो है वो पॉइंट ए से लॉन्च, एक पॉइंट ए से प्रोजेक्ट की जा रही है, ठीक है। तो वो जो है वो कोलाइड करेगी कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कोलाइड करेगी, ठीक है। यानी कि जब दूसरी बॉडी भी जो है वो उसी हाइट पे पहुंचे और जो ए बॉडी है वो सेम वहीं उस हाइट में पहुंचे और वहां पे कोलिजन हो, तो उसके लिए क्या होगा कि हाइट जो है वो सेम होगी। तो जब पहले पॉइंट की बात करें, या कि जब हम ए पॉइंट से जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है, हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ओके, अब दूसरे केस में जो है, यानी कि जो हम प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, उसके लिए हम उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो उस केस में जो हाइट होगी वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो है v1 स्क्वायर, और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है दूसरे केस में वो है v2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v1 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाइट है वो सेम होगी, ठीक है, वो सेम हाइट पे कोलाइड कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री है, 30 डिवाइडेड बाई 2g इक्वल्स टू v2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो अब यहाँ से हम 2g और 2g जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और v2 अपॉन v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। तो v2 अपॉन v1 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, दैट मीन्स की 0.5। तो v2 अपॉन v1 कितना निकल के आएगा, 0.5 निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक पर्सन जो है वो गन से क्या करता है, एक बर्ड की तरफ को पॉइंट करता है, ठीक है, जो कि किस डिस्टेंस पे है, 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक पर्सन जो है वो एक बर्ड को शूट करने की कोशिश करता है जो कि 100 मीटर डिस्टेंस में है, हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली 100 मीटर डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे वो दूर है। अब जो उस गन की जो स्पीड है, ठीक है, वो है 500 मीटर पर सेकेंड टू द बुलेट। अब है इसमें हमसे पूछा है कि एट व्हाट हाइट अबव द बर्ड मस्ट ही एम हिज गन इन ऑर्डर टू हिट इट, यानी कि कितनी हाइट, ठीक है, उस बर्ड से कितनी हाइट पे उसको अपनी गन को एम करना पड़ेगा ताकि जो बुलेट है वो किसको हिट कर सके, बर्ड को हिट कर सके। तो यहाँ पे जी हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। तो सपोज करो कि जो गन है, गन पॉइंट जो है वो है ओ पे, ठीक है,
और जो बर्ड है सपोज वो करो कि वो है पॉइंट बी पे। तो अब जो गन पॉइंट है ओ से हम कहाँ पे लगा रहे हैं, बर्ड पर लगा रहे हैं, जो कि है पॉइंट बी पर। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना 100 मीटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली है। ओके, यानी कि गन पॉइंट की और बर्ड की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। नाउ अब बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे दी है u इज इक्वल टू वो है 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप यहाँ पे इस फिगर से इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे हमने गन पॉइंट है जो कि थीटा एंगल से है, हॉरिजॉन्टल में थीटा एंगल से हम रख रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है बी पे, यहाँ पे बर्ड है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि यहाँ से हम इसको कितनी हाइट पे, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी हाइट पर जो है हम जो है बुलेट पॉइंट को पॉइंट करें ताकि जो है वो किस पे हिट कर सकें, इस पॉइंट बी पे, यानी कि इस बर्ड पे हम हिट कर सकें। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी कि जो हाईएस्ट एम होगा ताकि वो बी को हिट कर सके, तो वो कितना होगा, बी ए है, ठीक है। यानी कि जो बुलेट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, वो इस तरीके से हिट करेगी। अब जब हम देखेंगे कि ये जो बुलेट को हम इस तरीके से हम पॉइंट करेंगे, किस तरीके से, जो थीटा एंगल बना रहा हो, तो थीटा एंगल से जब हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो बी से कितनी हाइट पे होगा, वो ये हाइट हमसे पूछी है कि ए बी ये जो हाइट है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमें फॉर्मूला पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमें दिया है वो 100 मीटर दी हुई है, यानी कि O से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 है। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है 500 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 500। तो 500 स्क्वायर साइन टू थीटा, g की वैल्यू हमें दी है 10, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से हम साइन टू थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो साइन टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 500 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे साइन टू थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 डिवाइडेड बाई 250। तो यहाँ से साइन टू थीटा 1 डिवाइडेड बाई 250 कितना होता है, साइन 14 मिनट। तो यहाँ से टू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 14 मिनट के इक्वल आ जाएगा। और थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा अगर हम निकालें, ये मिनट में है, और मिनट को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। नाउ अब हमें पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल है थीटा, आर्क जो था वहां पे वो था ए बी, और रेडियस कितनी है, ए ओ बी है। तो यहाँ पे आर्क ए बी जो हमें निकालना है, जो कि है हाइट, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू ओ बी। तो ए बी क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा था 7/60 इंटू पाई बाई 180, और ओ बी जो है वो कितनी है, 100 है। बट अगर हम इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इंटू 100 करके ये ए बी जो है वो सेंटीमीटर में आएगी। तो ए बी जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ए बी जो है वही क्या है, हाइट है, यानी कि उस बर्ड से ऊपर जो है, जो वो हाइट है, वो जिस हाइट पे जो है गन को जो है हम पॉइंट करेंगे, उस हाइट जो है वो डिस्टेंस जो है ए बी इक्वल टू होगा 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे है कि हमें क्या है कि एक कैनॉन बॉल है, ठीक है, और ये कैनॉन बॉल की पूछा कि सेम रेंज है, सेम रेंज आर है किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। यानी कि एक कैनॉन बॉल को जब हम दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से जब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं
तो उसकी जो रेंज है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इफ h1 एंड h2 आर द ग्रेटेस्ट हाइट, ठीक है, जब हम उसको पहले एक बार जब हम उसको थ्रो कर रहे हैं, यानी कि जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैनन बॉल को, तो उसकी हाइट ग्रेटेस्ट हाइट जो है h1 है, और दूसरे में उसकी जो हाईएस्ट हाइट है वो h2 है। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि इसमें कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी। यानी कि एक कैनन बॉल है, उसको हम दो डिफरेंट एंगल से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, बट हम उसको इस तरीके से थ्रो किया है कि जो उसकी जो रेंज निकल के आ रही है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट एंगल से थ्रो किया है तो उसकी जो हाइट होगी वो डिफरेंट है, एक बार h1 है, दूसरी बार h2 है। तो हमसे जो ये रेंज है ये हमसे पूछा है क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन सी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी एक कैनन बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होगा। जैसे एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो है वो रेंज जो आती है वो सेम आती है। ठीक है, तो कैनन बॉल के लिए हमने बोला है कि जो क्वेश्चन में बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम है, तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा और 90 माइनस थीटा होगा। तो जब एक थीटा एंगल से थ्रो किया गया है तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो h1 है, तो दूसरे के लिए h2 है। तो यहाँ पे हम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट जो h1 है, h1 का जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो h1 के लिए अगर हम देखें कि सपोज इसकी वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी है u, और हाइट है h1, उसको किस एंगल से थ्रो कर रहा है, थीटा एंगल से, तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब दूसरे के केस में हम उसको सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं बट एंगल डिफरेंट है, और वो एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ताकि जो रेंज है वो सेम रहे। तो h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो इसे सॉल्व करने पे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो h2 कितना आ जाएगा, h2 इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आएगा। अब यहाँ से अगर हम h1 इंटू h2 करें तो h1 इंटू h2 करके क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर बाई 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या है, आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ से 2 साइन थीटा, अगर हम यहाँ से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 इंटू आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, यानी कि 16 h1 h2 हो जाएगा। तो आर क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 h1 h2 होगा, और रूट 16 की वैल्यू होगी 4, तो आर इक्वल टू निकल के आएगा 4 अंडर रूट h1 h2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने अपवर्ड उसको हम अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से, यानी कि वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 147 मिनट पर सेकेंड। फिर हमसे पूछा है कि द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें वो टाइम निकालना है जहां पे उस प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन है वो कितना हो, 45 डिग्री हो। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं।
तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो अब क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल में हमने ये देखा है कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, हर पॉइंट पे सेम रहती है। तो अब जब हम उसको 60 डिग्री से, अगर हम उसको 60 डिग्री में जहाँ पे उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा वो, और जहाँ पे उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है उस टाइम पे भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या क्या होता है, वो होता है u cos थीटा। तो जब उसका इंक्लिनेशन उस टाइम पे, जब इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो उस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u cos 60 डिग्री, और जब 45 डिग्री है तो उस समय जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 45 डिग्री। ठीक है। अब सपोज क्या है हमने यहाँ पे कि जो उसकी जो वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v होगी। अब हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है 147, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 45 होती है 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा 147 इंटू 1/2 इक्वल्स टू v इंटू 1/√2। तो यहाँ से v निकल के आएगा वेलोसिटी, यानी कि जब किस किस टाइम पे उसकी वेलोसिटी हम यहाँ पे निकल रही है, जब उसके जो हॉरिजॉन्टल, मतलब जो उसका जो इंक्लिनेशन है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे है। तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो है v इज इक्वल्स टू 147 डिवाइडेड बाई √2 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, तो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा। तो इनिशियली, ठीक है, जब उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री पे है इनिशियली, तो उसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट हुआ है वो होगा u y इज इक्वल्स टू u साइन 60 डिग्री। तो साइन 60, u कितना है 147, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो u y इज इक्वल टू हो जाएगा 147 √3/2 मीटर। अब अब अगर हम 45 डिग्री पे, यानी कि जब इंक्लिनेशन 45 डिग्री है उस टाइम पे वर्टिकल कंपोनेंट निकालें, तो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा v साइन 45 डिग्री। उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो यहाँ पे वी वाई हमने निकाला, ठीक है। v की वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v साइन 45। अब v की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, दैट इज 147/√2, ये हम यहाँ पे रखेंगे, और साइन 45 होता है 1/√2। तो वी वाई जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 147/2 मीटर। तो यू वाई हमें पता है और वी वाई भी हमें पता है। तो अब क्या है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे यूज करें, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अगर हम y कंपोनेंट के लिए निकालें तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए टी। ओके, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, -g होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स एक्ट करेगा। तो वी वाई हम कैलकुलेट किया है 147/2, यू वाई जो था वो था 147√3/2, और जो ए है यानी कि जो जी है उसकी वैल्यू है 9.8 और इंटू। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.80 इज इक्वल टू 147/2 माइनस 147√3/2 माइनस कितना हो जाएगा 147/2। 147/2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 9.80 इज इक्वल टू 147/2 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने पे जो t निकल के आएगा वो होगा t इज इक्वल टू 5.49 सेकेंड। तो जब जो प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे है तो उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट मतलब किस टाइम पे होगा, वो होगा t इज इक्वल टू 5.49 सेकेंड पे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम इनिशियली u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे उसको हम थ्रो कर रहे हैं, और वो जो है h हाइट से पास हो रहा है, ठीक है।
दो टाइम पे, एक टाइम T1 पे और एक टाइम T2 पे। फिर हमें पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जब वो ऊपर जा रहा है तो T टाइम पे, T1 टाइम पे उसकी हाइट h है, और फिर जब वो नीचे को आएगा T2 टाइम पे, उस टाइम भी उसकी हाइट क्या होगी, h होगी। तो हमसे पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं जो कि थीटा एंगल फॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब y कंपोनेंट के अलोंग की, अगर हम y एक्सिस के अलोंग की बात करें यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u y होगा u साइन थीटा, और a जो है वो होगा यहाँ पे माइनस जी, और वर्टिकल हाइट जो है वो है h, तो h इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा टी प्लस टू एच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम इसको t के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, t के लिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो t इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू यू, इसका जो होगा t इज इक्वल टू क्या होगा, टू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो किससे, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसे कंपेयर करने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो यहां से अब प्लस माइनस ये दो टाइम निकल के आए, तो T1 को हमने ले लिया 2u साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh अपॉन 2g, और T2 क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा माइनस वाला माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन थीटा माइनस 8gh अपॉन 2g हो जाएगा। अब अगर हम T1 प्लस T2 निकालेंगे, तो T1 प्लस T2 अगर आप निकालोगे तो ये वाली जो ये और ये T1 प्लस T2 करने पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस 2u साइन थीटा अपॉन 2g होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4u साइन थीटा अपॉन 2g, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये T1 प्लस T2 आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, और 2u साइन थीटा जो है वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g होता है, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट t के इक्वल। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।